नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच 9वें दिन भी युद्ध जारी है। रूस अपना हमला दिन ब दिन तेज करता जा रहा है। आज सुबह रूस ने यूक्रेन के जयोजिरिप में न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। प्लांट के पास हुए हमले से प्लांट के भीतर आग लग गई थी, लेकिन प्लांट को कोई भी नुकसान इस आग से नहीं हुआ। हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट की क्विक रिस्पांस टीम ने रूस से बात करने के बाद प्लांट का निरीक्षण किया और बताया कि प्लांट से किसी भी तरीके का कोई रेडिएशन जो है वो नहीं हो रहा है। चेर्निहिव, जहां यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, वहां भी रूस का हमला जारी है। इस हमले में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रही युद्ध की विभीषिका को देखते हुए इसे रोकने के प्रयास और भी तेज कर दिए गए। यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे दौर की बातचीत में युद्ध प्रभावित इलाके में आम नागरिकों की मदद के लिए खाना और दवाइयों के लिए एक सेफ पैसेज बनाने पर दोनों देशों में सहमति बन गई है। खबर यह भी आ रही है कि रूस अस्थायी युद्ध विराम कर बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन देशों के रूस को रोकने की अपील की है यूरोपियन देशों से और कहा है कि यदि न्यूक्लियर प्लांट तबाह हुआ तो यूरोप का कोई भी देश नहीं बचेगा। इससे पहले जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से भी बात कर युद्ध को रोकने के लिए रूस से बात करने का आग्रह किया था। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या भारत को गुटनिरपेक्ष रहते हुए युद्ध को रोकने के लिए रूस पर दबाव बनाना चाहिए। क्या भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए लॉबिंग करने का यह एक सही समय है। और यूनाइटेड नेशन में युद्ध को रोकने के मुद्दे पर हुई वोटिंग में भारत सहित करीब 35 देशों ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देश विरोध सिर्फ भारत का कर रहे हैं। इसे किस तरीके से देखना चाहिए। और सबसे अहम कि यूक्रेन में फंसे हमारे भारतीय जो छात्र हैं, मेडिकल के छात्र हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है। क्या सारे बच्चे आ गए हैं, कब तक सारे बच्चे भारत पहुंचेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कू ब्रेकिंग में आज हमारे पास जो ब्रेकिंग आई है उसको देखते हैं। उसके बाद हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। वॉर रूम में जाएंगे और वॉर रूम से चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे पास जो पहली कू ब्रेकिंग आई है, शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनका कू है स्वदेशी देसी ऐप जो है कू, उस पर उनका पहला कू है कि अखिलेश यादव तो औरंगजेब हैं। यह मैं नहीं, खुद मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं, जो अपने बाप का नहीं हुआ वह आपका क्या होगा। वर्ष 2017 में सत्ता के लिए अखिलेश ने पिता को पार्टी से बाहर कर खुद को सर्वे सर्वा बना लिया था। तो शिवराज सिंह चौहान ने याद दिलाई है कू के जरिए लोगों को कि जो पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। दूसरा कू आचार्य प्रमोद कृष्णम है, आध्यात्मिक गुरु है, कांग्रेस के नेता है। पिंडारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में फूलपुर पिंडरा में आयोजित जनसभा में श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ सम्मिलित हुए और श्री कल्लकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज। तीसरा कू है इसके बाद अंशु अवस्थी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, लगातार कू पर बने हुए हैं। जननेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर जी पहुंच दर्शन किए और पूजा अर्चना की। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के और कू पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं। इसके बाद अगला कू अरविंद कुमार शर्मा का है, राजनीतिज्ञ है। उनसे पूछे कि चाहे की सत्ता रहल तो काहे ना कैला, कुर्सी रहल तो कमाल कैला। उनके द्वारा बनाई गई पिछड़ेपन की गहरी खाई भाजपा सरकार पाट रही है, इसलिए #यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। भोजपुरी टोन में कू ऐप के जरिए कू किया है। और अगला कू है बिहार कांग्रेस का, एक साथ उठे हैं लाखों हाथ, मौसम अब तो बदलेगा, काशी का मौसम भी बदलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता सभी जो हैं कू पर, सभी कू पर जो है बने हुए हैं। अब तो कू ऐप के बाद, कू ब्रेकिंग के बाद आपको ले चलते हैं सीधे वॉर रूम और वॉर रूम से दिखाएंगे 9वें दिन जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में। 9वें दिन क्या है स्थिति और 9वें दिन जो बड़ी तस्वीरें हैं वो बड़ी तस्वीर क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। और उन तस्वीरों के बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है आज के युद्ध में। और उसके बाद
उसके बाद मैं बात करूंगा अपने मेहमानों के साथ। हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज की वॉर ब्रेकिंग क्या है और जो तस्वीरें हैं जो हमारे पास आई हैं वो तस्वीरें क्या है। वॉर ब्रेकिंग पहला, यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो कि राष्ट्रपति रूसी मीडिया से ने किया जेलेंस्की पर बड़ा दावा। युद्ध का मैदान छोड़ने के लगाए जेलेंस्की पर आरोप। यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की, वहां उनको जान का खतरा है। उन्होंने बीच स्टेटमेंट दिया है कि 4 बार उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की, रूसी मीडिया। और दूसरी वॉर ब्रेकिंग जो हमारे पास आई कि रूस यूक्रेन युद्ध, पुतिन का बड़ा बयान आया है। कहा पड़ोसियों के लिए नहीं है रूस के गलत इरादे, यानी सिर्फ यूक्रेन पर हमला होगा। पड़ोसी देशों से रूस ने की प्रतिबंध ना लगाने की गुजारिश। जेलेंस्की के आरोपों को रूस ने बताया बेबुनियाद। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश को डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी ब्रेकिंग जो हमारे पास आई कि परमाणु केंद्र पर हमला युद्ध अपराध। अमेरिका ने जो आज सुबह रूस ने न्यूक्लियर प्लांट पर जो हमला किया है उसे कहा है कि इसे वॉर अपराध है, युद्ध अपराध घोषित किया जाए। और पुतिन के युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर बमबारी एक वैश्विक संकट। अमेरिका ने इसे गंभीरता से लिया है। परमाणु केंद्र पर हमला युद्ध अपराध घोषित करने की मांग कर रहा है अमेरिका। और पुतिन पर अमेरिका का एक गंभीर आरोप लगाया है कि न्यूक्लियर प्लांट पे जो उसने हमला किया है, और हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि उससे रेडिएशन का खतरा नहीं है। और वहां पर अपने तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया था, अपनी टीम को भेजकर क्विक रिस्पांस टीम भेजी थी अमेरिका ने, और उसकी टीम ने बताया कि अभी किसी भी तरीके के रेडिएशन वहां से नहीं हो रहा है उस प्लांट से। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने दोनों मेहमानों गुलरेज शेख और कर्नल शैलेंद्र सिंह से आपका परिचय करवाएंगे, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। कभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, और चर्चा के साथ साथ कुछ चीजें भी ऐसी बताएंगे जो अब तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। तो जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो युद्ध का आज 9वां दिन है और रूस ने लगातार अपने हमले तेज किए हैं। और आज परमाणु जो षड्यंत्र है, वहां पर जो परमाणु प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर जो हमला किया, उस हमले के बाद से जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मीडिया के सामने आकर के बात करी और कहा, यूरोपियन कंट्री को उन्होंने कहा कि आप लोग रूस को रोकिए, नहीं तो सारे यूरोपियन कंट्री तबाह हो जाएंगे। क्या कहा जेलेंस्की ने, एक बार सुनते हैं और उसके बाद आपको फ्रांस के जो राजदूत भारत में हैं लेनिन, उनकी भी बात आपको सुनवाएंगे। Російських військових негайно кричить своїм політикам: Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. तो यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर जो हमला किया है रूस ने, उसको लेकर के चिंता जताई है। खासतौर पर चिंता केवल यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं उसके लिए चिंता जताई। कहा कि अगर यूक्रेन तबाह होगा तो पूरा यूरोप भी तबाह हो जाएगा। अगली जो बाइट है वो है फ्रांस के जो राजदूत भारत में हैं उनकी प्रतिक्रिया है। उन्होंने क्या कहा भारत के बारे में, एक बार उनको सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। I mean, India is a foreign country. India is very much attached to, like we are, to strategic autonomy. India has the habit, and we respect that, to make its own decision according to its interests and principles. So nobody should say what India should do. That's first. Obviously, if as the crisis is deepening and we have some more precise goal, especially for humanitarian assistance, I mean, support from India would be very welcome, and as said, because India's voice matters. तब करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा की शुरुआत के लिए, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। गुलरेज शेख हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं गुलरेज शेख जी आपसे करना चाहूँगा। अगर मेरी आवाज़ मिल रही है तो सबको सबसे पहले स्वागत है। और गुलरेज जी, आपसे मेरा सवाल है,
बाकी जो चीजें हैं, जो हमने कहा कि रूस का जो हमला कर रहा है उसका बाकी देशों पर क्या असर होगा, भारत पे क्या असर होगा, क्या भारत के लिए अभी सही समय है कि जो अस्थायी सदस्यता के लिए बातचीत हो रही है, लॉबिंग क्या अभी शुरू की जाए, इन सब चीज़ों पे बात करें। कर्नल शैलेंद्र से इस पे हम राय लेंगे। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, खासतौर पे भारत सरकार ने जो ऑपरेशन गंगा चलाया है, यूक्रेन से सारे विद्यार्थियों, जो अपने विद्यार्थी वहां पर फंसे हुए हैं, जो बच्चे फंसे हुए हैं, उनको भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है, उस गंगा में बच्चे आ रहे हैं लगातार। आज भी जो है करीब 18,000 बच्चे अब तक यहां पर आ चुके हैं। लेकिन एक जो सवाल जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, आपसे भी कुछ देर पहले जो बातचीत हो रही थी, आपने भी इसे मेंशन किया कि जो खार्किव में जो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं उनको पहले पोलैंड लाया जा रहा है, लेकिन जबकि खार्किव में जिस जगह पे बच्चे हैं वहां से रूस की सीमा केवल 400 किलोमीटर है। तो वहां 400 किलोमीटर 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर नहीं ले जाकर के 400 किलोमीटर दूर पोलैंड ले जाने के पीछे क्या तर्क है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ना बच्चों को पहले रूस, यानी रूस में सेफ जगह पर पहुंचा दे, उसके बाद रूस से उनको कैरी करके भारत ले आया जाए। तो क्या है पूरा मसला? मुझे लगता है कि आपको जानकारी होगी। तो ये सवाल सोशल मीडिया पर बीजेपी से, सरकार से पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने आज आपको रखा है इस प्रोग्राम में, ताकि सरकार की तरफ से इस बात को आप साफ कर सके। गुलरेज भाई। सभी व्यूअर्स को सबसे पहले मेरी ओर से जय हिंद। और जहां तक आपका विषय है, वो विषय सोशल मीडिया पे चल रहा है कि खार्किव से बॉर्डर है वो 40 किलोमीटर ही दूर है और पोलैंड जो है लगभग 400 किलोमीटर दूर है, तो हम क्यों ले जा रहे हैं? मुकेश साहब, एक बात याद रखिए, कई बार 40 किलोमीटर जो होता है वो 4,000 किलोमीटर जितना हो जाता है, विशेषकर जब आर्मर्ड यूनिट चल रहे हो। और जब विशेषकर आप ये देखिए कि आप ये मान सकते हैं कि रशिया से लेकर तो खार्किव की जो दूरी है 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आज के समय दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जोन होगा, क्योंकि मेजरली जो कॉन्वॉय आए हैं, मिलिट्री कॉन्वॉय आए हैं, वो रशिया से बाय रोड आए हैं, सतह के माध्यम से आए हैं। तो वहां पर बच्चे बहुत। दूसरी चीज आपको ये भी मानना चाहिए कि रशिया जो है वो वहां पर वागनर ग्रुप हैं जो कि मर्सनरी हैं। इसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स भी बहुत सारे मर्सनरी ग्रुप चलाता है। आपको नहीं पता कि यूएस के जो ब्लैक वाटर्स वगैरह जैसे ग्रुप्स हैं, क्या वो वर्तमान में यूक्रेन की भूमि पर ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, तो हम नहीं जानते। और इस प्रकार के जो मर्सनरी ग्रुप होते हैं ना, वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं होते, वो अपना काम करते हैं और आ जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। और ये जो ज़ेलेंस्की साहब हैं, इन्होंने भी आग में कोई कम घी नहीं डाला है। इन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी जो जनता है तो रिक्वेस्ट की कि आप पेट्रोल बम फेंकें रूसी सैनिकों पर। तो आप ये ऐसे माहौल में जब वहां पर वो वाला विशेषकर बहुत तनावग्रस्त है, तो वहां पर बच्चों का कॉन्वॉय जाए, बस जाए, कोई भी राइट विंगर वहां पर राइट विंग्स नियो नाजीज, ये पुतिन साहब जो बात कहते हैं ना, वो उसमें एक्सैजुरेट जरूर करते हैं कि यूक्रेन का डीनाजिफिकेशन करना है, लेकिन ये बात सच भी है, बिल्कुल कम नहीं है। आज से लगभग 7 साल पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो अभी भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, द नियो नाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन। तो इसमें आप देखिए, वो तो उसको भी हमारे व्यूवर्स देखें। और एक चीज आप गूगल करें, व्यूवर्स भी गूगल करें, अज़ोव बटालियन, AZOV बटालियन, तो आप पाएंगे कि ये नियो नाजी ग्रुप है, आर्म्ड ग्रुप है, एक्सट्रीम राइट विंग हिंसक ग्रुप है। और यही ज़ेलेंस्की साहब ने ये 12 से 14,000 जो अज़ोव बटालियन है उनको रेगुलर आर्मी में सम्मिलित कर लिया था वॉर से पहले, बहुत पहले ही। तो ये इस प्रकार एलिमेंट भी वहां पर हैं। तो जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम ट्रेन्स में देख रहे हैं बच्चों के साथ होता है, तो ऐसी जगह पर जहां मर्सनरीज की भी उपलब्धि हो सकती है, जहां नियो नाजीज भी हैं, तो ऐसी जगह नहीं भेज सकते। चाहे 400 किलोमीटर है पोलैंड की बॉर्डर, लेकिन आप जितना वेस्ट जाएंगे उतना सुरक्षित है, जितना ईस्ट जाएंगे यूक्रेन में उतनी ज्यादा आप असुरक्षित हो जाते हैं। वेस्ट मतलब सुरक्षा है आज के समय वहां पर। और वैसे भी आप युद्ध को देखें तो जो वेस्टर्न यूक्रेन है वहां युद्ध का इतना प्रभाव नहीं है, ईस्टर्न यूक्रेन जो है वहां ज्यादा प्रभाव है। और मेरा जो ओपिनियन कहता है
कि पुतिन साहब की भी जो आज बातों से लग रहा है कि संभवतः वह भी ये करेंगे कि जो ईस्टर्न यूक्रेन का क्षेत्र है उसको अलग कर देंगे और अपनी सत्ता वहां पर अपने ऐसी सत्ता की जो कठपुतली सरकार को बिल्कुल, जो उनकी मुट्ठी में हो और जो उनके इशारों पर काम कर सके सकता। वैसे लोगों को वहां पर बिठाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जी हैं। एक सवाल आपसे लेंगे, उसके बाद एक ब्रेक पे जाएंगे। कर्नल शैलेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है कि आज सुबह जो परमाणु प्लांट पे, जो न्यूक्लियर प्लांट पे जो हमला हुआ और उसके बाद यूएस की टीम आई वहां पर रेडिएशन को चेक करने के लिए, हालांकि उन्होंने कहा कि रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की कह रहे हैं, यूरोपियन कंट्री को चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरीके से रूस हमला कर रहा है, अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ और न्यूक्लियर प्लांट में कोई विस्फोट हो गया तो इसका खामियाजा केवल यूक्रेन नहीं बल्कि सभी जो यूरोपियन कंट्री हैं उसको भी भुगतना होगा। तो क्या आपको लगता है कि रूस जो है क्या सही में परमाणु हमले कर सकता है या परमाणु युद्ध की स्थिति तैयार हो? क्या विश्व जो है अभी दो गुटों में बंटने वाला है इस यूक्रेन के मसले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप बात करें परमाणु युद्ध की या परमाणु बॉम्ब्स के इस्तेमाल की, वो चीज बिल्कुल अलग है। ये जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर, ये बिल्कुल अलग बात है। न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने आप में बहुत ही सेफ आइटम है। इतनी आसानी से इसके अंदर आप नहीं किसी तरह का अटैक कर पाएंगे, क्योंकि इसकी जो ब्लास्ट प्रूफ दीवारें हैं, इसको भेद पाना अपने आप में मुश्किल। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा, किसी भी आपकी आवाज जी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मैं आवाज को ठीक करने के लिए पीसीआर को कहूंगा। और इस बीच एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से यही सवाल हमारा कर्नल शैलेंद्र से रहेगा और जो गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी यही सवाल रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा जारी है और शैलेंद्र जी के पास वापस चलेंगे। शैलेंद्र जी, जो बात आप कह रहे थे, एक बार अपनी बात पूरी कीजिए कि किस तरह के प्लांट सुरक्षित हैं और हमले का उस पर कोई असर तत्काल नहीं पड़ने वाला, ये आप कह रहे थे। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी तरह का नॉर्मल अटैक अगर इस तरह के प्लांट पर होता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ फूट जाएगा जी। ये हमें समझना चाहिए, बड़ी अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी से ये भी समझना चाहिए, कोई भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, चाहे वो बॉम्ब का हो, चाहे वो एनर्जी का प्लांट हो, अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ता है और अगर डेलिबरेटली उसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो यस, बहुत ज्यादा असर कर सकता है रेडिएशन से रिलेटेड। एंड स्पेशली जिस यूक्रेन के पावर प्लांट की अभी हम बात कर रहे हैं, वो कोई छोटा प्लांट नहीं है। बिल्कुल 9th लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, कोई छोटी मोटी, दैट मीन्स उसके अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन जो निकलेगी वो मुझे नहीं लगता कि 5, 10, 20, 25 किलोमीटर तक निकलेगी। बिल्कुल, वो और दूर तक जाएगी, उसका असर भयंकर होगा। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम मैं ये जरूर कहूंगा कि रशिया इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा कि वो इस तरह का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय करे। क्यों? क्योंकि उसका असर उस पर भी आएगा, बिल्कुल, उस पर खुद भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अगर चलिए असर नहीं भी आएगा, मैं तो कह रहा हूं लोकली आप फिर उस एरिया में एंटर कर पाएंगे नहीं। ये स्ट्रैटेजिकली बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि रशिया उसे डिस्ट्रॉय करे, उस पर कब्जा करे। वेस्टर्न कंट्रीज को, यूक्रेन को एक सिग्नल दें कि देखिए हम न्यूक्लियर प्लांट को भी ले सकते हैं। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर हुआ था, वो पावर प्लांट की जो मेन ब्लास्ट प्रूफ। तो क्या ये जो हमला था कर्नल साहब, कि क्या आपको लगता है कि ये केवल दबाव बनाने के लिए, मैसेज देने के लिए था कि इस पे भी हमला हो सकता है, इस हमले के बाद संभल जाए? और जेलेंस्की जी ने जिस तरीके से कहा है कि यूरोपियन कंट्री को सचेत होना चाहिए और रूस के खिलाफ जो है रूस को रोकने के लिए कहना चाहिए, क्या लगता है इनके हाथ में कुछ रहा नहीं और युद्ध रोकने के लिए जो है, अब जेलेंस्की तो रोक नहीं सकते तो बाकी लोगों की तरफ देख रहे हैं, और बाकी लोग अगर उन कहने पे भी अगर रूस नहीं रुकता है तो आखिर इस युद्ध का अंत किस तरीके से होगा? देखिए, पहले जो सबसे बड़ी बात है हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस समय चरम सीमा पर चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए रशिया भी एक सिचुएशन बचाना चाहता है जिसमें कि किसी तरह बातचीत कर ये युद्ध रुक जाए और उसका जो एडवांटेज है वो उसको मिल जाए। बिल्कुल। साथ ही साथ
यूक्रेन प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्हें मालूम है ये युद्ध आप जीत नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है, बिकॉज जिस तरह की सुपीरियर जो आप डिपेंड कर रहे थे यूएसए पर या नेटो फोर्सेस पर, वो आपकी धरती पर आकर आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगी, ये भी बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल। सो अब क्या किया जाए? अब नेटो फोर्सेस और यूरोपियन यूनियन को एक तरीके से डराया जाए कि भाई देखिए न्यूक्लियर चीजें भी अब रशिया के कंट्रोल में जा रही हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर कल यहाँ पर किसी तरह का ब्लास्ट हो गया, इसका रेडिएशन इफेक्ट पूरी दुनिया को असर करेगा और ये दुनिया को मेरे हिसाब से कम 50 से 100 साल पीछे ले जाएगा। ये डर अपने आप में, ये खौफ अपने आप में बहुत भयानक है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि रशिया कभी भी इतना इररिस्पॉन्सिबल होगा। बिल्कुल, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मानवता का नाम, खास तौर पे तब जब रशिया ये चाहता है कि भाई यूक्रेन जो है वो रूस का हिस्सा फिर से बने, यूएसएसआर की जो पुरानी तस्वीर थी, जो पुराना मैप है, वो उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। तो वैसे हालात में अगर सपना ये देख रहे हैं कि फिर से यूएसएसआर का जो मैप है वो फिर से जीवित हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके का कोई कदम उठाएंगे। जी, और साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा, देखिए कोई साइड नहीं लेनी चाहिए हमें जी, कि रशिया ये चाहेगा वो ठीक है, लेकिन उस चाह में आप किसी देश के अंदर घुसकर उसके ऊपर कब्जा करें, ये भी एक बहुत अच्छा ड्रिल नहीं है। आपको बातचीत करनी चाहिए थी, आपको प्रेशराइज करना चाहिए था, आपको हर वो तरीका अपनाना चाहिए था कि यूक्रेन किसी भी तरह नेटो फोर्सेस या यूरोपियन यूनियन की तरफ ना जाए। ये आपकी भी डिप्लोमेटिक हार है और किसी के भी घर के ऊपर कब्जा कर लेना इस तरीके से आई थिंक अनैतिक है। बिल्कुल, एक चीज़ आपने सही कहा कि भारत को भी इस तरीके से किसी में साथ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में जो डेवलपमेंट हुआ, जब वोटिंग की बात आई थी, भारत ने उसमें हिस्सा नहीं लिया और अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूंकि अब भारत ने रूस के साथ हथियार खरीदे हैं और एक तरीके से जो अगर वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया तो हिस्सा नहीं लेकर के वो रूस के साथ गया, या हिस्सा नहीं लेना रूस को फेवर करना है। और इसको लेकर के जो इकोनॉमिकल सैंक्शन की बात हो रही है, वो अमेरिका ये भी कह रहा है, जो खबरें आ रही है कि वो भारत पे भी लगाएगा, अगर रसा पे जिस तरीके से लगाए उसके कारण इस पे भी लगाना चाहिए। क्या आपको लगता है भारत की स्थिति अभी गुट निरपेक्ष गुट में बने रह करके इसी तरीके से करना चाहिए या किसी गुट के साथ खड़ा होना चाहिए? भारत का जो सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक विन है वो इसी बात में है कि वो किसी गुट के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। कॉम्प्लीमेंट्स टू द गवर्नमेंट के यस, उन्होंने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। जहां तक सैंक्शंस की बात है तो जनाब, सैंक्शन तो आज से 2 साल पहले यूएस ने बोला था S-400 की खरीद पर भी होंगे, फिर बाद में अलाउ करी ना। बिल्कुल, देखिए ये अगेन प्रेशर टैक्टिक्स है भारत के लिए भी, कि भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि चाहे वो किसी की साइड ले, लेकिन अगर वो साइड ले तो कम से कम रशिया की ना। जब यूएस कहता है कि प्रतिबंधों की बात, क्योंकि उसे मालूम है इकोनॉमिक पावर बनने के लिए जो भारत इस समय काम कर रहा है, उसके बीच में किसी भी तरह का रोड़ा भारत शायद बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं चाहेगा। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है यूएस का कि चलिए जी, अगर आप न्यूट्रल रह रहे हैं तो भी हम मानेंगे कि आपने रशिया का साथ दिया। क्यों भाई, कैसे मान लेंगे? देयर आर टेंस ऑफ टाइम, वो 35 की 35 कंट्री जिन्होंने भाग नहीं लिया, वो सबकी सब क्या रशिया की तरफ है? बिल्कुल। ये एक प्रेशर। क्या ये गुलरेज जी, और आपसे दोनों से पूछूंगा, क्या ये जो 35 कंट्री ने हिस्सा नहीं लिया उसकी तरफ कोई चर्चा नहीं है, लेकिन भारत पे लेकर के प्रतिबंध की बात हो रही है, क्या ये भारत की बढ़ती शक्ति का नीति है? क्या भारत का कद जो बढ़ रहा है, जो एक विश्व गुरु बनने की बात भारत की तरफ से कही जा रही है कि विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है भारत, क्या जो दुनिया के जो बाकी ताकतवर देश है, क्या भारत को उस नजरिए से देख रहा है? गुलरेज सर। अभी आपके, हम बिल्कुल तटस्थ हैं, अभी ना हम यूक्रेन की तरफ हैं ना हम रूस की तरफ हैं। और जब आप हैं कि वो पुराना सोवियत संघ बनाने की कोशिश करेंगे पुतिन साहब, तो वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि सोवियत संघ एक वैचारिक देश भी था, अब वो विचारधारा नहीं बची। फिर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो सेंट्रल एशिया। बिल्कुल। गुलरेज भाई, मैं रोकना चाहूंगा, लगातार कान में कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए, तो एक महत्वपूर्ण ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तुरंत 1 मिनट के भीतर आएंगे और चर्चा को इसी तरह जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वापस चलेंगे गुलरेज शेख के पास। गुलरेज भाई, आप अपनी बात जो है अपनी पूरी कीजिए। जी, मैं इस बात पे इनको नहीं मानता कि पुतिन साहब जो हैं वो यूएसएसआर
बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूएसएसआर जो था वो प्रोजनी था एक विचारधारा का, वो विचारधारा अब समाप्त हो चुकी है। दूसरी बात, पिछले वर्ष पुतिन साहब ने एक बात कही थी कि यदि यूएसएसआर के जितने भी मुल्क थे वो एक होते तो ज्यादा अच्छा होता। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया आई थी वहां सेंट्रल एशियन की रिपब्लिक से, जिनको अमेरिकन स्टांस कहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमको वापस यूएसएसआर नहीं बनाना। तीसरी चीज, आज के समय के रशिया के पास ना वो माइट है, ना पावर है, ना पैसा है, तो यूएसएसआर बनने का विषय नहीं है। ये विषय ये है, आप इस चीज को समझिए कि पुतिन काफी लंबे समय से एक बात कह रहे थे कि हम नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपांशन पसंद नहीं करेंगे, ना हम होने देंगे। एक तरह से एक लाल रेखा को उन्होंने ड्रॉ किया था कि इस लाल रेखा को यदि आप पार करते हैं या कोई भी करता है तो फिर परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वो कंटिन्यूअसली जो ईस्ट और नेटो था वो रशिया की बॉर्डर की तरफ एक्सपांड करता जा रहा था, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने एक फुल स्टॉप लगाया है। अब बात है ये ज़ेलेंस्की की। देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह मुकेश जी ज़ेलेंस्की पर भी लगता है। आप ये बताइए, अपने आप को 2 मिनट के लिए उसकी जगह पर रख लें। अगर आपके देश के ऊपर मिसाइल्स गिर रहे हैं, रॉकेट से हमला हो रहा है, आपके लोग जो हैं मारे जा रहे हैं, आपकी धरती हो रहे हैं, तो क्या 1 मिनट के लिए इतना नहीं कह सकते कि हम तटस्थ देश रहेंगे, हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, ना हम रशिया के साथ जाएंगे ना हम नेटो के साथ जाएंगे। एक जुबान हालांकि इतना कहना ही काफी होता था विरुद्ध को रोकने के लिए, लेकिन उनसे आज तक ये बात नहीं। बिल्कुल यही बात जो है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जनरल त्यागी हमारे साथ थे, उनसे भी यही बात कर रहे थे। और मुझे लगता है कि शैलेंद्र जी से भी मैं यही बात पूछूंगा, जो क्या अगर युद्ध रोकने के लिए ज़ेलेंस्की जो है कभी भारत की तरफ देखते हैं, कभी यूरोपियन कंट्री की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर खुद चाहे यूक्रेन तो इस युद्ध को रोक सकता है सिर्फ ये कह के कि हाँ मैं अब जो है नेटो के साथ नहीं जाऊंगा। तो ये कहने में उन्हें क्या दिक्कत हो रही, क्या इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं, क्यों ये बात ज़ेलेंस्की कह नहीं पा रहे हैं कि हम नेटो में नहीं जाएंगे, जबकि पूरी तबाही जो है पूरी तबाही है। आने वाला 2-3 दिन अगर और कंटिन्यू किया यह युद्ध तो यूक्रेन में कुछ बचने वाला नहीं है। तो आखिर क्या पूरे यूक्रेन को तबाह करने के बाद ज़ेलेंस्की ये कहेंगे कि हाँ हम नेटो में नहीं जाएंगे? ज़ेलेंस्की का कोई मॉरल राइट है ही नहीं, यूक्रेन का कोई मॉरल राइट है ही नहीं कि वो भारत से सपोर्ट मांगे या भारत की तरफ देखे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भारत के अगेंस्ट वोट किया हुआ है, ये रिकॉर्ड पर है। बिल्कुल। सो उनका कोई मॉरल राइट या हक बनता ही नहीं है कि वो मेरे से मांगे। इनफैक्ट उन्हें तो अब शर्म आनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो बेशर्म होकर के फोन पे बात तो की उन्होंने। मैं देखिए, डिप्लोमेसी में इस समय तो वो हर एक को अपना बाप बनाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज अ गुड एक्टर, तो एक्टिंग में तो वो एक्सपर्ट होंगे ही कि कब कहाँ कैसे पलट मारनी है, वो इस समय दिख रहा है। अब आगे बात कि भारत कहाँ का स्टैंड ले या ना ले। मुझे आप एक बात बताइए, मैं नेटो का स्टैंड क्यों लूं भाई? मतलब क्या बनता है हमारा कि नेटो की तरफ देख करके बोले कि चलिए जी आप सही हैं? नहीं, युद्ध शुरू होने के पहले तो ठीक है, एक बनता है लॉजिक युद्ध शुरू होने के पहले कि अगर हम कहेंगे तो नेटो के साथ रहेंगे, अमेरिका हमारा साथ देगा। लेकिन अब जब 9 दिन तक युद्ध हो रहा है, 9 दिन तक अमेरिका आपको बचाने के लिए नहीं आया, यूरोप का कोई भी कंट्री जो है आपके लिए आपकी ज़मीन पे रूस से मुकाबला करने को तैयार नहीं है, फिर भी आप किसका इंतजार कर रहे हैं, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं उसी बात को कह रहा हूं, लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं इस समय कि अगर नेटो का भारत साथ क्यों दे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। भाई आप मुझे एक बात बताइए, मेरा क्या कर्तव्य बनता है आपकी तरफ? मैं आपका पार्ट नहीं हूं। बिल्कुल। आपके जो नक्शे कदम यूएस दिखा रहा है कि जी हम सपोर्ट करेंगे और लास्ट मिनट पे बोल दिया सब लोगों ने कि जी हमारे सैनिक नहीं जाएंगे। जब सैनिक जाएंगे ही नहीं, हेलीकॉप्टर जाएगा ही नहीं, फाइटर एयरक्राफ्ट जाएगा ही नहीं, शिप जाएगी नहीं, तो सपोर्ट क्या करेंगे आप? बयानबाजी करके सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि एक्चुअली भारत को ये लेसन लर्न कर लेना चाहिए कि कितना किसी मुसीबत पर आने पर नेटो ऑब्लिक यूएस के ऊपर डिपेंड किया जाए। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, नेटो को क्या हक बनता है कि यूक्रेन में अपना बेस लगाए? मतलब आप क्या चाह रहे हैं? आपको ये वो वाली बात।
बिल्कुल, मुझे जो है रंजन गोगोई जी का वो ट्वीट याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि दोस्त अगर दूर हो तो बगल के दोस्त दुश्मन से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। मुझे लगता है जेलेंस्की ने जो है यही गलती कर दी है। मेरे पास समय है प्रोग्राम को खत्म करने का। आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा गुलरेज शेख जी से। गुलरेज जी, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी नेटो के देशों पर विश्वास करके, अमेरिका पर विश्वास करके जेलेंस्की ने? देखिए मुकेश जी, इन देशों ने एक्चुअली अखाड़ा बना दिया है यूक्रेन को। और यूक्रेन कोई कह रहा था कि यूक्रेन का अफगानिस्तान बन जाएगा। नहीं साहब, अफगानिस्तान नहीं बनेगा। अफगानिस्तान के हालात फिर भी बहुत अच्छे हैं। यूक्रेन का क्या बनेगा, क्योंकि अफगानिस्तान जो था वो अनअर्बनाइज था, रूरल देश था, और प्राइमरी भी वहां पर शहर कहीं था तो वो काबुल तक सीमित था। तो इसका सीरिया बनेगा, हथियार पंप किए जाएंगे नेटो के माध्यम से, बहुत सारी हथियारों का परीक्षण करेंगी और हथियार देंगी। थोड़ा चूंकि समय कम है इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जहां तक भारत का विषय है, देखिए हम वो मुद्दा कभी नहीं करेंगे जो वेस्ट ने की है पूरी दुनिया भर में। उन्होंने चीन को और रूस को एक लाख खड़ा कर दिया अपने खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ। लेकिन भारत ने बड़ी खूबसूरती से अपने हमारे विषय में हमने रूस को चीन को एक साथ नहीं लाए हैं। हम इतना चाहते हैं बस अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से जिस दिन भी चीन से जंग हो तो रूस तटस्थ रहे, ना हमारे साथ जाए ना उसके साथ जाए, और हम कामयाबी से वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलरेज शेख जी आपका और शैलेंद्र जी, कर्नल शैलेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। दर्शक जो सुन रहे होंगे उनको भी ये बातें अच्छी लगी होगी, नहीं लगी होगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। 9वें दिन का ये जंग जो है अभी शुरू है और ये जंग जल्द खत्म होगा, इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की जंग को खत्म करने के लिए दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्री की तरफ देख रहे हैं और अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अगर जेलेंस्की चाहे तो इस युद्ध को खुद भी खत्म कर सकते हैं। सीधे रूस के सामने जाकर के कहें जो आप जो कह रहे थे कि नेटो की एंट्री नहीं होगी यूक्रेन में, हम उसके लिए राजी हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर ये बयान दे देते हैं तो युद्ध तत्काल जो है वो खत्म हो सकता है। और मुझे लगता है कि आज ना कल जेलेंस्की को ये कहना ही होगा। इसलिए जो भी तबाही यूक्रेन में हो रही है इसके लिए रूस नहीं बल्कि सीधे तौर पे यूक्रेन और यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री जेलेंस्की है वो सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।